हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि हमारी कंटिन्यू है पिछले वीडियो से अब तक, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे 3D श्रेणी के जो संक्रमण तत्व हैं उनकी केमिस्ट्री के बारे में। अगर उसी में हम लोग आगे देखें तो हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में उनके परमाणु आकार के बारे में और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे आयनन ऊर्जा, यानी 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तन होता है और किस तरह से आयनन ऊर्जाएं ज़्यादा या कम हो सकती है किसी भी परमाणु के लिए। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की क्लास में बड़ा ही मज़ा आने वाला है और हम लोग समझेंगे कि आयनन ऊर्जा के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें आज जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर कि आयनन ऊर्जा होती क्या है। जैसा कि इसके नाम में पता लग रहा है कि आयनन ऊर्जा होती है किसी भी परमाणु के आयनन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। आयनन करने का मतलब होता है परमाणु से हमने उसे आयन बना दिया। तो किसी भी परमाणु को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे ही हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा। अब आयन कब होता है किसी भी परमाणु का, या आयनन कब कर पाते हैं हम लोग? जब उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली हमें एनर्जी देंगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी किसी विलगित यानी कोई आइसोलेटेड एटम है जिसमें से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग कहते हैं आयनन ऊर्जा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम लोग बात करें नाभिक के लिए तो यहां हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए नाभिक है जिसके चारों ओर वृत्ताकार कोश में इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाभिक के बाह्यतम कोश में हैं और ये अंदर के कोशों में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, तो इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने देगा, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब यहां हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट आईई या फर्स्ट आईपी भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। तो यहां पर हम लोग देखें तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो जरूरी ऊर्जा होती है उसे हम लोग फर्स्ट आईई से लिखते हैं। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है और हमें और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए ये परमाणु का जो नाभिक है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अच्छे से आकर्षित किए हुए है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर सभी पर नाभिक का कुछ आकर्षण बढ़ जाएगा, यानी जो इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण था इस इलेक्ट्रॉन के रिलीज होते ही वो जो आकर्षण है नाभिक का वो इन बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर आ जाएगा। इस वजह से अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो इसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग नॉर्मली कैलकुलेशन वगैरह में लिखते हैं सेकेंड आईई। इसी तरह से अगर एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना हो, यानी दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद तीसरा निकालना हो, चौथा निकालना हो, तो उसी वे में हम लोग चलते रहेंगे और थर्ड आईई, फोर्थ आईई, इस तरह से ये होते जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है आयनन ऊर्जा, यानी उसके एनर्जी देने पर हमें नाभिक को एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहा है, तो ये कहलाती है हमारी आयनन ऊर्जा। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट आईई, सेकंड आईई और थर्ड आईई के बारे में। जैसे हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लोग बाएं से दाएं चलेंगे, और विशेष तौर से यदि हम लोग बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हम यहाँ स्कैनेडियम से जिंक तक का ज़्यादा जिक्र करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में अगर स्कैनेडियम से हम लोग चलते हैं जिंक तक, यानी एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो बाएं से दाएं चलने पर जो परमाणु का आकार है उसमें कमी होती जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, परमाणु के आकार में कमी होती है, इसका एक कारण होता है कि बाह्य इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा होता जा रहा है।
तो उस कंडीशन में यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो अगर हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें तो नॉर्मली बाएं से दाएं चलने पर परमाणु के आकार में कमी होती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर 3D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करें कि 3D ब्लॉक एलिमेंट्स में किस तरह से पाई जाती है, तो देखो 3D ब्लॉक एलिमेंट्स के परमाणु आकार के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इस कैनेडियम से लेकर और Mn तक, यानी जो शुरुआती तत्व हैं उनके परमाणु आकार में तो कमी होती है। तो यदि उनके परमाणु आकार में कमी होती जा रही है इस कैनेडियम से मैग्नीज तक, तो वहाँ आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी यानी आयनन ऊर्जा का मान होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि परमाणु आकार में कमी हो रही है तो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग देखें Mn से लेकर यानी मैग्नीज से लेकर और निकिल तक यानी मध्य के तत्वों की अगर बात करें, तो हम लोगों ने परमाणु आकार वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब मध्य के तत्वों में 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु आकार लगभग समान रहते हैं। तो इस तरह से देखें तो जब परमाणु आकार लगभग समान है तो यहाँ से हम लोग देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी लगभग समान होगा। अगर लास्ट के कुछ एलिमेंट्स देखें यानी कॉपर या जिंक जैसे, तो लास्ट में जाकर के इनके जो एटॉमिक साइज है या परमाणु आकार हैं उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कुछ वृद्धि हो जाती है। अब परमाणु आकार में जब वृद्धि होती है उस वजह से आयनन ऊर्जा के मान में थोड़ी सी कमी होने लग जाती है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु आकार पर डिपेंड कर रही है उसकी आयनन ऊर्जा। तो परमाणु आकार जिस तरह से परिवर्तित होते हैं आयनन ऊर्जाओं के मान भी उसी तरीके से परिवर्तित होने लग जाते हैं। अगर हम लोगों ने जैसे पहले बताया था, अगर किसी उदासीन परमाणु यानी न्यूट्रल एटम है कोई, उसको हम लोग यहाँ M से लिख दें और वहाँ से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो वो M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था कि विलगित आइसोलेटेड एटम है जिसके आखिरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका आयनन हो गया और आयन बन चुका है, यानी आयनन होने के बाद वो परमाणु आयन में कन्वर्ट हो गया और उसके लिए जो एनर्जी हम लोगों ने लगाई उस एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग एक और बाहर निकालेंगे तो हमें और आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। उस कंडीशन में ये एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और M2 पॉजिटिव आ जाता है। तो इस तरह से आयनन ऊर्जाओं के जो मान हैं वो चेंज होते रहते हैं। अब 3D ब्लॉक तत्वों की अगर हम लोग बात करें तो हम इसे एक चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के मान, जो कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं, यानी इस कैनेडियम से लेकर हम लोग टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से होते हुए जिंक तक चल रहे हैं। तो नॉर्मली परमाणु के आकार में ओवरऑल देखा जाए तो कुछ कमियां हो रही हैं, कुछ कमी हो रही है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का मान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। यानी फर्स्ट IE की बात करें यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो शुरुआत से अगर लास्ट तक के एलिमेंट में हम लोग देखें तो ओवरऑल उसके मान में वृद्धि हो रही है और वृद्धि आयनन ऊर्जा के मान में हो रही है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु के आकार में कमी हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सेकंड IE में, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो वैसे ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये कॉपर और क्रोमियम के लिए ये BSc पार्ट सेकंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हम लोग इसे ध्यान से समझें और जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका अच्छे से हमें आंसर देकर आना है। अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वेनेडियम और मैग्नीज जो कि क्रोमियम से पहले आते हैं और एक बाद में आता है, इन दोनों की तुलना में क्रोमियम का जो सेकंड आयनन विभव का मान होता है वो ज़्यादा होता है। सेम उसी तरह कॉपर का सेकंड आयनन विभव का मान अपने से पहले वाले निकिल और अपने बाद वाले जिंक से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो होता क्या है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखते हैं 24Cr, यानी क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। आगे हम लोग बात करें 3d5
एंड 4s1। अब यहां पर अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन जब क्रोमियम से बाहर निकल चुका होगा फर्स्ट आयनन विभव के द्वारा, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो अब हमें 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में से निकालना पड़ेगा। यानी 3d5 जो विन्यास है वो बहुत स्टेबल है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, यानी अर्धपूर्ण विन्यास है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी कक्षकों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग अर्धपूर्ण विन्यास कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। अब यहाँ से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, हमें एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो जब स्टेबिलिटी यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को पहले वाले इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी लगानी पड़ी थी, इस कॉन्फ़िगरेशन में से अब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्रोमियम का जो सेकंड IE होता है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर कॉपर की हम लोग बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d10 और 4s1। अगर यहाँ हम लोग देखें तो इसमें 3d जो ब्लॉक है उसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है यानी युग्मित हैं। ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ कंप्लीटली फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि बहुत स्टेबल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फिर से इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग देखें कि कॉपर का जो सेकंड आयरन विभव है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि जिंक और निकल से ज़्यादा होगा। इसी तरह से क्रोमियम का सेकंड IE वेनेडियम और मैंगनीज से ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके अर्धपूर्ण और पूर्ण रूप से भरे हुए विन्यास होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन उनमें से निकलता है जो कि बड़े ही स्टेबल होते हैं, जबकि वेनेडियम में ऐसा होता नहीं है। अगर वेनेडियम की हम लोग बात करें तो 23 इसका एटॉमिक नंबर है, जहाँ ऑर्गन और ऑर्गन के बाद अगर हम लोग बात करें तो 3d में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद बाह्यतम कोश है, नाभिक से थोड़ा दूर है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा। तो इसका तो जो होना चाहिए एक फ्लो में जो मान होने चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी के, वही मान होंगे। लेकिन क्रोमियम के लिए थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अलग आ जाता है, तो इसके लिए मान ज़्यादा हो जाते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पाई जाती है कॉपर के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी और सब चीज़ों का आपने बड़े अच्छे तरीके से समझने में मज़ा लिया होगा। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की। आज के लिए धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा और आपको अच्छे से अच्छे जो वीडियो हैं और अच्छे से अच्छी एजुकेशन वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। धन्यवाद।